नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के इस लेक्चर में। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें कि हम वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको वैदिक पीरियड और आर्यन पीरियड भी बोला जाता है। वैदिक पीरियड इसीलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो हमारे वेदास हैं उनका कॉम्पोजिशन किया गया था, और आर्यन इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे जो आर्यस थे वो इंडिया को इन्वेड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक पीरियड को हम टू पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 1500 BC टू 1000 BC तक था, और लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 1000 BC टू 600 BC तक रहा। तो आज के सेशन में हम सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड के एज के बारे में ही पढ़ेंगे और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवेंट ऑफ द आर्यन इन इंडिया, यानी कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे और कहाँ पर उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स की, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आर्य जो आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ये एक रेसिकल ग्रुप था और इंडो यूरोपियन जो इनकी लैंग्वेज थी। और आर्यन जो अवेयर थे रिवर्स के बारे में एंड फॉरेस्ट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो ये ईरान इराक वाला रीजन है जहां से जो है आर्यंस आए थे, और हिंदू कुश माउंटेन जो कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहां पे एक पास है जिसका नाम है खैबर पास। वहां से होते हुए जो इंडिया में एंटर करते हैं और नॉर्दर्न वेस्टर्न जो इंडिया था वहां पे अपनी जो है सेटलमेंट करते हैं। आज भी जो डिबेट चल रही है कि आर्यस कहाँ से आए थे, तो डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं या डिफरेंट पर्सन्स हैं उन्होंने अलग अलग जो है इनका प्लेस बोला है कि ये कहाँ से आए थे। जैसे कि सेंट्रल एशिया का जो सबसे पहले बोला था वो है मैक्स मुलर, जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे। उसके बाद आर्य जो है तिब्बत से आए थे ऐसा बोला था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और सप्त सिंधु यानी कि लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स जो है एसी दास एंड संपूर्णा नंद के द्वारा बोला गया था। और आर्टिक रीजन यानी कि पोलर रीजन से आए थे, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और तुर्किस्तान से आए थे ये बोला था हुर्ज फ्लेट के द्वारा। और बैक्टीरिया से आए थे ये बोला था जेसी रॉड के द्वारा। उसके बाद पामीर प्लेट्यू से जो कि मेयर के द्वारा कहा गया था। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उन्होंने बोला था कि हिंदू कुश माउंटेन के बीच में और अमो दरिया रिवर जो कि मॉडर्न टाइम अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में है। और अगर पामीर की बात करें तो जो सेंट्रल एशिया है तजाकिस्तान किर्गिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच वाला एरिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, उनका जो ओरिजिन था वो इंडो स्पीक लैंग्वेज बोला करते थे और वो स्टेपी रीजन से आए थे जिसको कि यूरेशिया नाम से बोला जाता है, जो कि ईस्ट ऑफ दी आल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में है। और उसके बाद इनका जो बेसिस ट्रेन नेम सेम लाइक डॉग गोट एंड हॉर्सेस थे। और वेस्ट एशिया में इन्होंने एंटर किया नियर अबाउट दी 2000 BC के आसपास। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एनिमल रेयरिंग था, यानी कि पशु चारण का काम करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रास की डिस्कवर करते हुए इंडिया में एंटर हुए थे। और इनका जो सेकेंडरी काम था वो था एग्रीकल्चर। और उसके बाद तो इनकी अलग अलग फॉरेनर जो दो थ्योरीज मानी जाती हैं, ठीक है, इंडो आर्यन जो फॉरेन आउटसाइड ऑफ द इंडिया, जैसे कि वेसेस्ता टेक्स्ट के द्वारा हटीट इंस्क्रिप्शन, कैसेसाइट इंस्क्रिप्शन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और हॉर्स रेयरिंग। तो ये सारे के सारे जो डिबेट है वो फॉरेन रीजन का मानते हैं। और उसके बाद इंडियन रीजन जैसे कि दयानंद सरस्वती, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, वो इंडिया के ही लोकल रेजिडेंस थे। और जैसे कि उन्होंने ये भी माना था कि वो तिब्बत से आए थे। ठीक है, आपको बस जो कंक्लूजन में यही लिखना है कि अभी भी जो डिबेट है वो अभी भी चल रही है। जो हिस्टोरियन है वो इसमें जो है काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात, अगर बात कर ले अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड के बारे में, तो अर्ली वैदिक का जो टाइम पीरियड था वो 1500 BC टू 1000 BC था। और आर्य ने जो अपनी अर्लियर सेटलमेंट की थी वो अफगानिस्तान, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में। और ये जो रिवर थी वो कुपा, सरस्वती एंड इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी
और जो लैंड ऑफ द आर्यंस थे उनको बोला जाता था सप्त सिंधवा, यानी कि लैंड ऑफ द सेवन रिवर। सेवन रिवर कौन कौन सी, जैसे कि सरस्वती जो थी ईस्ट में, सिंधु इन दी वेस्टर्न साइड, एंड शतुद्री मॉडर्न नेम इज दी सतलुज, बिपाशा, अश्किनी मॉडर्न नेम चिनाब, एंड पौरुषनी मॉडर्न नेम इज दी रावी, एंड बितास्ता जेलम इसके बिटवीन का जो एरिया था, जैसे कि आप इस मैप में देख भी सकते हो, ये पूरे का पूरा जो मैप है जहां पे आर्यन जो है अपना अर्ली सेटलमेंट की थी। उसके बाद कुछ और भी रिवर्स हैं जो कि वैदिक वेदों में मेंशन की गई है, जैसे कि कुबा जो कि काबुल जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो कि अफगानिस्तान से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद सुबस्तु मॉडर्न नेम जो है वो स्वेट है। उसके बाद कुरमु मॉडर्न नेम जो है वो कुरम। उसके बाद गोमती मॉडर्न नेम जो है वो गोमल। सिंधु मॉडर्न नेम इंडस, एंड सुहोमा मॉडर्न नेम इज दी सोहन। उसके बाद विशिष्टा मॉडर्न नेम इज दी जेलम। अशिकिनी मॉडर्न नेम इज दी चेनाब, एंड पौरुषनी एट प्रेजेंट टाइम नोन एज ए रावी। विपाशा एट प्रेजेंट टाइम नोन एज ए विपाशा, एंड मधुरविरता मॉडर्न टाइम नोन एज ए मधुवर्धन, और शतुद्री नोन एज ए सतलुज, एंड सरस्वती नोन एज ए गग्गर एंड रक्षी, और सदानीरा नोन एज ए गंडक। तो ये कुछ रिवर्स के अदर और भी रिवर्स थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर की सबसे पहले जो बात आएंगे वो आते हैं फोर वेदास, यानी कि वेदास का मीनिंग जो होता है जानना और सुपीरियर नॉलेज। यहाँ पे हमारे पास जो है अभी चार वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। तो हम एक एक करके जो है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, और इनके कुछ और भी ब्राह्मणास हैं और उपवेदास भी हैं, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेदा के जो ब्राह्मण हैं जैसे कि अत्रेय, कौस्तकी, और सामवेदा के जो ब्राह्मणा थे वो थे पंचबिंसा, सदा, बिंसा और जैमिनियस और चंदोग्या। और यजुर्वेदा के जो ब्राह्मणास थे उनको बोला जाता है सतपथा और ऐत्रेयस। और अथर्ववेदा के जो ब्राह्मणास थे उसका नाम है गोपथा, ठीक है। गोपथा मीनिंग यानी कि कंटेम्प्रेरी हाइम्स ऑफ द फोर वेदास। और नेक्स्ट वन सबसे पहले बात करेंगे हम ऋग्वेदा की। ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड का। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है, और इसका जो कॉम्पोजिशन था वो नियर अबाउट 700 बीसी के आसपास हुआ था, और लास्ट जो हाइम्स हैं वो बिटवीन हुए थे 1500 टू 1200 बीसी के आसपास। और इसमें मंडलास हैं ऋग्वेद में, और इसमें जो है 10 मंडलास है, और फर्स्ट एंड जो 10th मंडल है वो सबसे यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक है, और सेकंड एंड 7th जो मंडला है वो ओल्डेस्ट है, और जो 8th एंड 9th बुक्स है वो मिक्स्ड एज में जो है उनका कॉम्पोजिशन किया गया था। जो गायत्री मंत्र है वो 3rd मंडला से हमने अडॉप्ट किया है, और 10th मंडल में का नेम जो वो परसुक्त है, ठीक है। पुरुषुक्ता में 4 वर्ण का एक्सप्लेन किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी के मुख से, और जो क्षत्रिय थे वो आर्म्स एंड थाई से, और जो वैश्य थे वो ऊर्ध यानी कि पेट से, और जो शूद्रास थे वो ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए थे। ये जो वर्ना सिस्टम था आगे हम सोशल लाइफ में पढ़ेंगे भी, ये अकॉर्डिंग टू वर्क था, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन था, ना कि अकॉर्डिंग टू बर्थ। ये नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन सामवेदा। सामवेदा इज द कलेक्शन ऑफ द म्यूजिक। इंडिया का जो इंडियन म्यूजिक है वो ट्रेस किया जाता है सामवेदा का, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा म्यूजिक है, जैसे कि जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ठीक है। तो ऐसा जो भी म्यूजिक है वो हमारे सामवेदा से लिया गया है। नेक्स्ट वन इज द यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में जो हमें कंपाइल मिलता है वो रिचुअल्स का और सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मिलता है सोसाइटी का। नेक्स्ट वन इज द अथर्ववेदा। इसमें भूत प्रेत, ठीक है, चार्म्स, ब्लैक मैजिक, इनके बारे में जो है हमें अथर्ववेदा में डिफाइन किया गया है। और नेक्स्ट वन ब्राह्मणास।
नेक्स्ट ग्रंथ आते हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मीनिंग होता है यानी कि वैदिक साइंस, उनके एप्लीकेशंस और स्टोरी ऑफ द रीजन्स, जैसे कि आत्रेय एंड कौष्टकी ब्राह्मण जो थे वो ऋग्वेदा के बारे में हमें डिटेल वे में बताते हैं, और दंडे और जैमिनी जो ब्राह्मण थे वो सामवेदा के बारे में, ऐत्रेय और सतपथा जो ब्राह्मण थे वो यजुर्वेदा की डिटेल्स के बारे में बताते हैं, और गोपथा जो ब्राह्मण थे वो अर्थवेदा की डिटेल्स के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अरण्यक। अरण्यक का मीनिंग होता है फॉरेस्ट, यानी कि जो हाइम्स या फिर वेदास के बारे में जो स्टूडेंट फॉरेस्ट में बैठकर अपनी जो ज्ञान प्राप्ति करते थे, उनको जो भी लिखा गया है स्पिरिचुअल रीजन के बारे में, उनको जो मेंशन किया गया है वो है अरण्यक्स में। नेक्स्ट वन उपनिषदास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषदास? उप में जो है उप प्लस निषद, यानी कि उप का मीनिंग होता है स्लीप, यानी कि जैसे कि हम उपसौर बोलते हैं प्री हिलियन को, या फिर मैं उपस्थित हूँ यानी कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, यानी कि जो नजदीक उपस्थित होता है उसका मीनिंग होता है उप। यहाँ पे उप का मीनिंग है समीप और नियर द सीटिंग ऑफ द गुरु, यानी कि जो नॉलेज जो ज्ञान जो है जो स्टूडेंट है वो गुरु के नजदीक बैठकर लेता है उसको बोला जाता है उपनिषद। इनको जो है वेदांतास भी बोलते हैं, एंड ऑफ द वेदास, यानी कि इनमें जो सब्जेक्ट बताए गए हैं वो सोल के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में, रीबर्थ एंड थ्योरी ऑफ द कर्मास। क्योंकि जो पहले स्टूडेंट्स होते थे वो घर से बाहर जाकर पढ़ा करते थे, जैसे कि काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी कुकर निंद्रा एते पंचलक्षणा विद्यार्थिना, यानी कि जो विद्यार्थी है काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी कि कौवे जैसी उसकी चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह उसका ध्यान होना चाहिए, और अल्पहारी कम खाने वाला होना चाहिए, कुकर निंद्रा यानी कि कुत्ते जैसी उसकी निंद्रा होनी चाहिए, और गृह त्यागी यानी कि गृह जो है उसने गृह त्याग कर जो है ज्ञान प्राप्त किया हो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ क्लास चल रही है और मोबाइल कैमरा और स्पीकर ऑफ करके जो है आराम से सो के 5-10 परोंठे खा के, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो 108 उपनिषद हैं अभी हमारे जो सत्यमेव जयते हैं नेशनल एम्बलम में है, वो हमने मुंडको उपनिषद से लिया है। काफी पेपर्स में ये जो सवाल है वो पूछा भी जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो ध्यान रखिएगा, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम दी मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट वन बात करेंगे वेदांश की, यानी कि क्लेम्स ऑफ दी वेदास, यानी कि वेदों को जानने के लिए कौन कौन से हमें और उनके अंगों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि वेदों में पढ़ने में हमें क्या हुई आसानी हो। इसको जो है सूत्रा लिटरेचर भी बोलते हैं, जैसे कि शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त और छंदा और ज्योतिष। शिक्षा का मीनिंग होता है कि कैसे हम जो है वेदों को पढ़ना है, ठीक है। कल्प का मीनिंग होता है कि कैसे जो है हम रिचुअल्स या फिर जो विधि विधान है कैसे यज्ञ वगैरह करते हैं उनको बोला जाता है कल्प सूत्रा। और नेक्स्ट आता है व्याकरण, यानी कि ग्रामर, कैसे जो है हम शब्दों को संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं, वो सभी चीजें जो है हमें व्याकरण में बताई गई है। जैसे कि एक प्रमुख ग्रंथ है वेदांत का अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर की बुक है, जो कि पाणिनि ऋषि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद निरुक्त, यानी कि जो कठिन पद हैं उनको कैसे हम संधि विच्छेद करके उनका अर्थ कराने में जो है हमें सहायक सिद्ध होते हैं। उसके बाद जैसे कि छंद बोलते हैं, जैसे कि कोई श्लोक है उसको कितने कितने पद में हमने पढ़ना है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता है उसमें अनुष्टुप छंद है, यानी कि एक जो श्लोक है उसमें 32 वर्ड्स हैं और हर एक श्लोक में 8 जो वर्ड्स हैं उसके बाद हमने क्या लेना, विश्राम लेना है, फिर जो है आगे बोलना है। उसके बाद ज्योतिष, यानी कि यज्ञ आदि, वेद, विवाहित जो उचित समय है, मुहूर्त आदि कैसे जो है हम एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, उसमें जो है ये वेदों के अंग है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी कि वैदिक पीरियड में जो आर्यन लोगों का कैसे जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले जो ग्रुप होता था फैमिली का उसको बोला जाता था कुल, यानी कि और जो कुल था या ग्राम था जो हेड करता था उसे बोला जाता था ग्रामणी, और जो विलेज का ग्रुप होता था उसे बोला जाता था विश, और जिसको कि हेड करते थे विश्यपति।
और जना जो ट्राइब होते थे वो हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जैसे कि आपको कुछ जनास मिलते भी हैं जैसे कि बर्ताज, यहूदस, मतस्या और पुरुष। उसके बाद जो राजन होता था वो जन का हेड होता था, यानी कि जो प्रीस्ट यानी कि पुजारी एंड कमांडर ऑफ आर्मी के असिस्टेंस से काम किया करता था। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ ऑफिसर्स भी थे, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स भी थे जैसे कि पुरोहित जो कि रिचुअल्स यानी कि कैसे वेद विधि और एडवाइस करते थे, एडवाइजर भी होते थे राजा के, जैसे कि वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि। और उसके बाद सेनानी जो कि एसेट करते थे राजन को वार के दौरान, कोई भी वैसे रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद ब्रजपति जो कि ऑफिशियल होता था पेस्टर कैटल्स का। उसके बाद गिरामिनी जो कि हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्डर्स होता था, और बागा दूगा जो कि टैक्स कलेक्टर होता था, और संग्रथी जो होता था वो ट्रेजरर होता था, और सुता जो होता था वो चैरिटर होता था। नेक्स्ट वन, ट्राइबल असेंबलीज में अगर बात करें तो जैसे कि समिति होती थी जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी राजा को इलेक्ट करने में। और उसके बाद नेक्स्ट आती थी सभा, यानी कि जो समिति थी वो एल्डर पीपल की होती थी, जैसे कि आज हमारी राज्यसभा है। और सभा जो होती थी वो कॉमन पीपल की होती थी, और वोमेन कॉल्ड को जो है सभापति बोला जाता था। और वोमेन जो थे जो फीमेल्स थी वो इसको अटेंड कर दी जाती थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में इसमें जो है बंद कर दिया गया था। उसके बाद विदिता जो थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट असेंबली होती थी मिलिट्री और रिलीजियस पर्पस के। और विदिता को जो है 122 टाइम्स जो है ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। उसके बाद जना जो होते थे वो रिपब्लिक होते थे, और गना जो असेंबली थे वो ट्रूप्स थे, और इनको जो लीडर करता था गना को उनको बोला जाता था गणापति। और वुमेन्स अलाउ थी सभा में भी, और विदिता में वो पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि हमारी छोरियां हमारे छोरों से कम नहीं है। और जो सभा और समिति को कॉल्ड बोला जाता था डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था वाली, जो एक वॉलंटियर टैक्स होता था। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इकोनॉमिकल लाइफ की, यानी कि उनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी। सबसे पहले तो रूरल इकोनॉमी थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन थी, बट ये क्या थी, रूरल थी। और पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यानी कि पशु चराने का उनका मुख्य काम होता था। और एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंडरी होती थी। कैटल जो थी वो एज ए वेल्थ की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, अगर कोई वॉर होता था वो भी, अगर कोई कैटल चोरी कर लेता था उसी के पर्पज से वॉर होते थे। और एग्रीकल्चर जैसे कि राइस, बार्ले, बीन्स, सीसम यानी कि तिल, इनका प्रोडक्शन करते थे। उनको नॉलेज थी बोने की, हार्वेस्टिंग करने की और थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग यानी कि निकालना कैसे जो है, जैसे कि हम गेहूं को अलग करते हैं, धान को अलग करते हैं उनकी भूसी से। और उसके बाद जिस काउ ऑफ द मेजर ऑफ द वैल्यू, इसको बोला जाता था गोधना। और कोई भी मॉनेटरी सिस्टम नहीं था। और लैक ऑफ दी हमें ट्रेड का रिलेशंस और ओवरसी ट्रेड भी हमें क्या मिलता है, लैक मिलता है इनका। और अर्ली वैदिक पीरियड में जो है असक और ब्राउन कॉपर का यूज किया जाता था। उसके बाद मेन ऑक्यूपेशन जो है कैटल रेयरिंग का था। और जो मेटल यूज की जाती थी जैसे कि कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे वो पहले फॉरेस्ट को क्लियर कर लेते थे, जंगल को, और उसके बाद वहां पे जो है एग्रीकल्चर किया जाते थे। पीपल को गोल्ड स्मिथ, पोर्टर, स्पिनर और कारपेंटर्स का भी जानकारी अच्छी थी। और जो टैक्स लिया जाता था उनका नाम था बाली एंड बागा। और गोल्ड कॉइन को बोला जाता था निष्का, और जो कि यूज एज ए वाटर सिस्टम के लिए यूज किया जाता था। और रिवर्स जो होती थी उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाता था। और वाटर सिस्टम जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वस्तु विनिमय था, वैसे ही जो है आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूज करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर वो स्नैपचैट वगैरह चलाते थे। ठीक है, जो सोसाइटी होती थी वो ट्राइबल होती थी। और आरएन जो सोसाइटी होती थी वो ट्राइबल सोसाइटी होती थी, जैसे कि जो दसाया थे और दुसुए थे उनको ट्रीट किया जाता था स्लेव एंड ए शूद्रा। और उसके बाद हेड ऑफ द ट्राइब ट्रीटेड एज ए सुपीरियर। और इसमें जो सोसाइटी डिवाइडेड थी वो बरियर्स में और प्रीस्ट में।
और सबके लिए जो है वो एक जैसा सेम पैटर्न यूज किया जाता था। और फैमिली जो स्ट्रक्चर था वो सिंपल था, ठीक है, पैट्रियार्कल नेचर था, और जो गृह को हेड करता था उसको गृहपति बोला जाता था। आर्यन की जो फैमिली थी वो ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली होती थी, और वुमेन जो थी वो रिस्पेक्टफुल पोजीशन इंजॉय करती थी, और ज्यादातर वो वेजिटेबल, ठीक है, और नॉन वेजिटेबल फूड्स भी खाते थे, ठीक है, जैसे कि ब्रेड, केक, मिल्क, घी, बटर, कर्ड एक्सेट्रा। और फिश, बर्ड, गॉट, बुल्स, हॉर्स वर दी स्लॉटर फॉर दी प्रोहिबिटेड, बट काउ को जो है वो स्लॉटर नहीं मारा जाता था। और जैसे कि कुछ जो है थकावट दूर करने के लिए शाम को एक दो पैग भी लगा लेते थे, ठीक है, जिसको बोला जाता था जैसे कि सुरा, ठीक है, और ब्रांडी जो है कॉर्न से बनाई जाती थी, और बार्ले और जूस का जो है सोम का यूज किया जाता था। उसके बाद 10th मंडल में सोशल लाइफ के बारे में अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, यानी कि वर्णा सिस्टम, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। यानी कि जो ब्राह्मण होता था वो प्रीस्ट था, या फिर पुजारी, या फिर टीचर था, यानी कि जो टीचिंग करता था या फिर पुजारी था उसको ब्राह्मण बोला जाता था। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था या फिर सोल्जर था उसे क्षत्रिय बोलते थे। और वैश्य वर्ण में उनको रखा जाता था जो ट्रेडर थे, बैंकर थे, शाहूकार थे, यानी कि मुकेश अंबानी, ठीक है, इलोन मस्क जैसे थे। उसके बाद शूद्र, यानी कि जो लेबर का काम करते थे। ये जो वर्णा सिस्टम था ये अकॉर्डिंग टू बर्थ नहीं था, कि यानी कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, आता जाता कुछ नहीं, ठीक है, बट उसको टीचर बना दिया है, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन होता था, यानी वर्क के अकॉर्डिंग होता था, ना कि कास्ट के अकॉर्डिंग। लेटर वैदिक पीरियड में यही जो वर्णा सिस्टम है वो कास्टिज्म में चेंज हो जाएगा। इतना कोई सख्त जो रिजिड नहीं था कि फॉलो करना ही करना है। उसके बाद कुला वाज द यूज फॉर द फैमिली एंड पट्रियार्कल जो है सोसाइटी होती थी। वर्णा सिस्टम में यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। और उसके बाद बोथ मैन एंड वोमेन जो है वो क्लोथ का कॉटन का यूज करते थे क्लोथ बनाने के लिए, और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स का भी यूज किया करते थे आर श्रृंगार के लिए, ठीक है। और फूड आइटम जैसे कि बीट, बार्ले, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का यूज करते थे। काउ जो है वो ईटिंग के लिए प्रोहिबिटेड था, और इंटरटेनमेंट के लिए जैसे कि इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला ली, या फिर पबजी वगैरह मैच लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो डांस, म्यूजिक, चैरिट रेसिंग, हॉर्स रेटिंग जो है टाइम पास के लिए यूज करते थे। अपर क्लास की जो वोमेन थी वो इक्वल राइट्स इंजॉय करती थी मैन के अकॉर्डिंग। और इंस्टीट्यूशन जो मैरिज था वो भी स्टैब्लिश हो चुका था, यानी कि वोमेन को भी आजादी थी, वो कितनी भी शादियां कर सकती हैं, ठीक है। मैरिज लाइफ जनरली जो है मोनोगैमी होती थी, बट रॉयल फैमिलीज में जो है पॉलीगैमी भी होती थी, यानी कि एक आदमी जो है काफी सारी औरतों से शादी भी कर सकता था। ना ही कोई हमें यहाँ पे सती प्रैक्टिस मिली, और ना ही कोई चाइल्ड मैरिज का एविडेंस भी मिला था। और विडो रीमैरिज भी जो है अलाउ की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद क्लोथ, जैसे कि जो क्लोथ होता था उसको निवी बोलते थे, जो कि लॉइन क्लोथ होता था, और वेस्ट और आदिवास। और हेड पे जो ड्रेस होती थी वोमेन, उसे बोला जाता था उष्णीश। वोमेन की अगर कंडीशंस देखें तो बहुत अच्छी कंडीशन थी, जैसे कि जे भी बोल रही है कि पापा मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, तो इसका ड्रीम है आईएएस बनने का, तो जो है वो पढ़ सकती थी, उनको एजुकेटेड होने का भी अधिकार था, वो एजुकेशन कर सकती थी, और गर्ल चाइल्ड को निग्लेक्ट जो है नहीं किया जा सकता था, ठीक है। जैसे कि आजकल बोल देते कि ओहो हो लक्ष्मी हो गई, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी की फीमेल्स हैं, ठीक है, अरे भाई लक्ष्मी हो जा, चंडी हो, तूने क्या लेना, ठीक है। और उसके बाद कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, ना ही कोई चाइल्ड मैरिज था। एजुकेटेड वुमेन जैसे कि गोशा, अपाला और विश्वरा, तो ये कुछ एजुकेटेड वुमेन भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं वैदिक पीरियड में। और वुमेन जो है पार्टिसिपेट कर सकती थी सभा और समिति में। और उसके बाद ऐसा हो गया कि जो वुमेन है वो जब तो यौवन अवस्था में है तब अपने पिता के अंडर, और जब वो विवाह हो जाएगा तो अपने हस्बैंड के अंडर, और जब वो बुढ़ापा हो जाएगा तो अपने बेटे के अंडर जो है वो रहकर काम करेगी। ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलीजियस लाइफ ऑफ द वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले जो उनका वर्शिप था
वो एलिमेंट्स जैसे कि नेचुरल फोर्सेस हो गए या गॉड ऑफ द डाइटीज हो गए, ठीक है। इंद्रा जो है वो इंपॉर्टेंट गॉड था, ठीक है। इसको पुरंदरा भी बोलते हैं, यानी कि गॉड ऑफ द रेन्स या फिर डिस्ट्रॉयड ऑफ द फोर्स। सेकंड जो प्लेस आता है वो है अग्नि यानी कि फायर, और थर्ड जो आते हैं वो है वरुणा, वरुणा जो कि वाटर के देवता माने जाते थे। और अदर भी कुछ इंपोर्टेंट एनिमल जैसे कि पृथ्वी, अर्थ, वायु, विंड और फीमेल गॉडेस स्पीसीज जैसे कि अदिति, उषास। और उसके बाद जैसे कि वर्शिप किया जाता था प्रजा, चाइल्ड, पाशु यानी कि कैटल, फूड एंड हेल्थ एंड वेल्थ के लिए वो वर्शिप किया करते थे। और कुछ और भी देवतास हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि इंद्रा जो कि रेन में, थंडर में या स्टॉर्म लाने में मदद करते थे, और अग्नि जो कि फायर के लिए वो पूजा किया करते थे, और वरुण जो है वो वाटर के लिए, और सोम जो है सेक्रेट ड्रिंक था, और पृथ्वी यानी कि गॉडेस ऑफ द अर्थ, अदिति जो गॉडेस ऑफ द इंटरनिटी यानी कि अमृतत्व यानी कि लंबी आयु के लिए, उषा जो है गॉडेस ऑफ द डॉन, एंड सावित्री इज द गायत्री मंत्रा इज द डिवोटी ऑफ द गॉडेस ऑफ द सावित्री। तो यहाँ तक था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो हमारा लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर रहेगा। बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।